नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इंफिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से देश की सबसे ताकतवर महिला बनी है। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार अपनी जगह बनाई है। रेलवे से जुड़े कारोबार करने वाली सरकारी कंपनी एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने सरकार से अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार एयरकॉन में 8% तक के स्टेक बेचने की प्लानिंग कर रही है। अपनी हिस्सेदारी बेचकर सरकार 1100 करोड़ रुपया जुटाएगी। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार सपाट कारोबार करते नजर आए हैं। सेंसेक्स बढ़त के साथ, जबकि निफ्टी गिरावट के साथ खुला। कल भी हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इंफिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में इंफिनिटी फोरम 2 सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड यानी मिश्रित स्वरूप में आयोजित होगा। इंफिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है, जहां प्रगतिशील विचार, सामायिक समस्याओं, विश्व भर से नवाचार, प्रौद्योगिकी की खोज की जाती है, चर्चा की जाती है और समाधान और अवसरों में बदला जाता है। सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। इंडस्ट्री चैम्बर सीआईए के अध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा के लिए सरकार के लगातार ध्यान देने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.8% की दर से बढ़ेगी और 2024-25 में बढ़कर 7% हो जाएगी। एक प्रमुख समाचार संस्था के साथ साक्षात्कार में सीआईए के अध्यक्ष और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आर दिनेश ने कहा कि कंजर्वेटिव आधार पर भी 6.8% की जीडीपी वृद्धि होगी, जो चैम्बर बॉडी द्वारा पहले लगाए गए 6.5 से 6.7% के अनुमान से अधिक है। हाल के राज्य चुनाव पर उन्होंने कहा कि शेयर बाजार और उद्योग नीति में निरंतरता के पक्षधर हैं। हम नीति में निरंतरता का स्वागत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम आम सहमति देश के विकास के लिए हो। हमारे लिए नीति में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है और यह ऐसी चीज़ है जो भी पार्टी सत्ता में हो, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमें इसे संप्रेषित करें। शेयर बाजार इस बात से खुश है कि एक दृष्टिकोण से निरंतरता है। सीआईए अध्यक्ष के मुताबिक बुनियादी ढांचे पर सरकार का ध्यान और व्यापार में आसानी पर जोर सहित विभिन्न कारणों से भारत स्वीट स्पॉट में है। और आइए अब नजर डालते हैं आज के बाजार पर भी, जो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की। क्या वहाँ पे स्थिति जो है नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 68 अंकों की जो गिरावट है वो यहाँ फिलहाल दर्ज की गई है। करीब 68.50 की गिरावट है। करीब 20,990.50 जो है ये दर्ज किया गया है, यानी लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है गिफ्ट निफ्टी का वो नजर आ रहा है। तो आज अगर बात की जाए 68 अंकों की फिलहाल इसमें गिरावट है। इसके साथ साथ सेंसेक्स की अगर बात की जाए वहाँ पे क्या स्थिति है उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। आप देख सकते हैं करीब 22.43 अंकों की बढ़त है। हरा निशान हमें ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं 69,675.16 सेंसेक्स ओपनिंग जो है वो आज दर्ज की गई है। लगातार हमने देखा किस तरीके की तेज़ी रही। आज भी तेज़ी है लेकिन थोड़ी कम है, उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। फिलहाल अभी की जो स्थिति है सेंसेक्स ओपनिंग की वो आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि और भी जो आज के खासतौर से निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हम देख सकते हैं करीब 60 अंकों की गिरावट नज़र आ रही है। 60.45 अंकों की गिरावट है। ये 20,870.25 दर्ज किया गया है। लाल निशान के साथ यहाँ मान सकते हैं निफ्टी 50 की जो ओपनिंग है आज वो फिलहाल यहाँ दर्ज की गई है। तो लगातार जो मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति है उसके बाद किस तरीके से आज जो बाजार है वो खुला है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ बात करेंगे किस तरीके से
अलग अलग जो मार्केट अपडेट है, फिलहाल जो ताज़ा आंकड़े बने हुए हैं, देखिए सेंसेक्स में भी 304.90 अंकों की फिलहाल गिरावट जो है वो नज़र आ रही है। निफ्टी 50 की बात की जाए 65 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक में 313 लाल निशान के साथ अब फिलहाल जो है कारोबार वो यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो हुई मार्केट अपडेट की बात। अब नज़र डालते हैं आज के खास तौर से, जब हम बात करें टॉप गेनर्स की, टॉप 5 गेनर्स हैं वो आज देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डी, SBI लाइफ और अल्ट्रासिप। लगातार अडानी के जो अगर बात की जाए वो कहीं ना कहीं तेज़ी में बना हुआ है और आज भी हमने वो तेज़ी देखी। 2.56% की तेज़ी अडानी पोर्ट्स में फिलहाल आज नजर आई है और साथ ही ये 5 आज के टॉप गेनर्स। इसके बाद अब बात करते हैं टॉप लॉसर्स की भी, कहाँ जो लाल निशान है वो नज़र आ रहा है। हिंदू यूनिलीवर की अगर बात की जाए, ONGC की बात करें, भारतीय एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक, यहाँ ये आज के टॉप लॉसर्स हैं जहाँ पे लाल निशान जो है वो सीधे तौर पे देखा जा सकता है। 2.14% की जो गिरावट है वो हिंदू यूनिलीवर में फिलहाल दर्ज की गई है और उसके साथ साथ बाकी जो है 4 उनमें भी आपने देखा किस तरीके से जो गिरावट है वो फिलहाल दर्ज हो रही है। तो आज के टॉप लॉसर्स आपने जान लिए। अब आइए बात करते हैं जो दूसरी मार्केट्स हैं उनकी भी क्या स्थिति बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट में US मार्केट की स्थिति अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो था नज़र आ रहा है। डॉ जोन्स की बात की जाए, S&P 500 की बात करें, नैस्डैक की बात की जाए तो यहाँ भी फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार हुआ। US मार्केट के बाद अब आइए बात करते हैं यूरोपियन मार्केट की, वहाँ पे क्या स्थिति है। तो यहाँ हमें फिलहाल हरा रंग जो है नज़र आ रहा है, यानी एक मामूली तेज़ी जो है वो ज़रूर है। FTSE CAC की बात की जाए, डेक्स में 123.33 अंकों की जो तेज़ी है वो फिलहाल आज नज़र आ रही है। यूरोपियन मार्केट के बाद आइए जल्दी से नजर डालते हैं एशियन मार्केट पर भी, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए निकाई की बात की जाए, हैंगसेंग की बात करें, कॉस्पी की बात की जाए तो यहाँ भी लाल निशान के साथ कारोबार, करीब 545.96 अंकों की जो गिरावट है वो निकाई में दर्ज की गई है। हैंगसेंग में 287.54 अंकों की गिरावट रही। तो अगर देखा जाए तो ना सिर्फ US मार्केट, एशियन मार्केट में एक गिरावट का जो दौर है वो फिलहाल आज बना हुआ है। तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की। अब बात कर लेते हैं क्रूड की भी, क्या आज की ताज़ा स्थिति है, क्या वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं $74.63 प्रति बैरल दर्ज किया गया है और 0.33 की जो तेज़ी है वो इसमें बनी हुई है। तो जाना आपने ब्रेंट क्रूड की स्थिति भी क्या बनी हुई है और इसके साथ साथ जो मार्केट की स्थिति वो भी आज आपने जानी यहाँ पे इकोनॉमी टुडे में। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की। जी हाँ, आज के समय में स्टार्टअप कामयाबी की पहचान बन चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार जहां नवाचार को बढ़ावा दे रही है, वहां इसके जरिए रोजगार सृजन भी हो रहा है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने एक लिखित उत्तर में स्टार्टअप को लेकर जानकारी भी साझा की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। स्टार्टअप कारोबार करने की पुरानी पद्धति की ओर एक नया अप्रोच है, जिसे आज के दौर में कारोबार का इनोवेटिव रूप माना जाता है। आज न जाने कितने ही स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। एक तरफ जज्बे से भरपूर युवा अपनी मेहनत के बल पर कुछ नया करने में जुटे हैं, तो वहीं सरकार की नीतियां कदम कदम पर उन्हें मजबूती प्रदान कर रही हैं। देश में नवोन्मेषण, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल की गई थी। इस पहल का नतीजा है कि सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 तक 1,14,902 संस्थानों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है।
जिसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसायों में अलग अलग चरणों में सहायता देने के लिए प्रमुख योजनाओं जैसे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स की सहायता के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप को लागू किया है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट शामिल हो रहे हैं। इस दौरान डीपी, आईआईटी और स्टार्टअप इंडिया के इनोवेशन की सफलता को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत में अब तक लगभग 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 340.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। विदेशी और स्थानीय निवेश भारतीय स्टार्टअप्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 30 यूनिकॉर्न कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े टर्नओवर वाली भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन 30 यूनिकॉर्न कंपनियों में से लगभग 18 यूनिकॉर्न कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए एक तरफ विकास को गति मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित राष्ट्र की तरफ भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इस लक्ष्य को पाने के लिए देश के युवा और सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं और स्टार्टअप इंडिया भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही वजह है कि इनकी जो भूमिका है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी नज़र आ रही है। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी जुड़ चुके हैं, जो कि नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चिंतन। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो एक पहल की गई थी स्टार्टअप इंडिया को लेके, क्या माना जाए आज के समय में वो फलीभूत होती नज़र आ रही है? आप 2016 की बात करें, जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ जी, तब हमारे देश में जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो करीबन 100 के करीब स्टार्टअप्स थे। आज ये 1,14,000 आपने जैसे बताया हो चुके हैं, और ये तो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अगर आप ऐसे भी स्टार्टअप्स जो जिनको हम दर्ज नहीं करते, लेकिन अगर आप देखें हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रीज में वगैरह, जो कोशिश जारी हो चुकी है, लेकिन वो अब तक स्टार्टअप के हिसाब से रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, वो और भी बढ़ सकता है, दुगुना हो सकता है जी करीबन। जी डॉक्टर चिंतन, लेकिन किस तरीके से जो स्टार्टअप्स, जिस तरीके से उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, सरकार की नीतियां काफ़ी, हम कह सकते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अलग अलग जो नीतियां चल रही हैं, आर्थिक मदद उनको दी जा रही है। रोजगार सृजन की अगर बात की जाए, क्या किसी तरह का कोई आधिकारिक आंकड़ा कि इसके जरिए कितना रोजगार जो है वो अभी तक निकला है? जी करीबन एक स्टार्टअप, इसके आंकड़े जो हैं थोड़ा रेंज है, लेकिन करीबन मान सकते हैं कि मिनिमम 5 से 6 जॉब्स एक स्टार्टअप पे एवरेज बनते हैं। अगर हम ये 1,14,000 स्टार्टअप्स ले लें तो 1 लाख यानी 5 से 6 लाख जॉब इससे बने हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो करीबन 10 से 11 जॉब्स एक स्टार्टअप्स में निकलते हैं जी। 1 लाख स्टार्टअप से आपके 10 लाख जॉब्स बन चुके हैं। बिल्कुल जी। और ये जो प्रत्यक्ष रूप में जो रोजगार मिल रहा है वो है। अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये आंकड़ा उसको भी आपको 5 से 6 या 3 से 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा जी। या 10 लाख की बजाय करीबन 30 से 50 लाख लोगों को जी एक से छोटा मोटा रोजगार इससे मिल रहा है। यानी जो इसके जरिए जुड़े हुए हैं, किस तरीके से उनकी आजीविका जो है वो इसके जरिए चल रही है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर चिंतन, अगर देखा जाए, इनोवेशन को ज़्यादा जो तरजीह है वो दी गई है सरकार द्वारा, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, और उसी का नतीजा है कि अब हम नए लक्ष्य जो हैं वो स्थापित कर रहे हैं, नई उपलब्धियाँ जो हैं वो अर्जित कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है
जैसे हमारे यहाँ छोटे मोटे रोजगार तो सदियों से चले आ रहे हैं जी, तो इनमें और स्टार्टअप्स में डिफरेंस क्या है? तो इनमें मेन डिफरेंस नवाचार और इनका जो बिजनेस मॉडल जो स्केल हो सके, जैसे आपने देखा है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, पेटीएम है, जोमेटो है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे जो कन्वेंशनल रोजगार जो रहे हैं जी, और स्टार्टअप्स में डिफरेंस ये है कि स्टार्टअप्स इनोवेटिव हैं और ये जल्दी से स्केल हो सकते हैं, और इसलिए आगे के समय में भी कुछ स्टार्टअप ऐसे निकलेंगे जो बहुत ज़्यादा रोजगार जी, पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बहुत फंडामेंटल बात एक ये है कि हमारे देश में आप देखें तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहां रिस्क लेना एक अच्छी बात समझा जाए, लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां युवाओं का एक रिस्क लेना, अपने जहन में जो आइडिया है उसके ऊपर काम करना, इसको बढ़ावा दिया जाता है जी, और सिस्टमैटिकली सपोर्ट किया जाता है। तो ये युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ जी। और खासतौर से डॉक्टर चिंतन अगर देखा जाए, क्योंकि अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो भी हैं कि लगातार कैसे इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की, क्योंकि अगर जो हमारे विश्व की अगर हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन शायद सरकार अपनी नीतियों के भरोसे और युवाओं पे भरोसा जता रही है और इसका भी फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता हो अब दिखता है। जी जी बिल्कुल। और ये जो स्टार्टअप्स जो जिस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जी, वो ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियां जाने से डरती हैं या डरती यानी इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना जो फिलहाल जो बिजनेस का क्षेत्र है, उनके कस्टमर्स हैं वगैरह, उन पे ध्यान रखना होता है। काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जो समस्या तो हमें पता है लेकिन उसका कोई हल कैसे निकले वगैरह, वो करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, खास करके मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जी अब तक जो है वो नहीं रहे हैं, जो ये स्टार्टअप्स बन चुके हैं। जैसे अगर आप कोई भी क्षेत्र ले लें, जैसे कृषि का क्षेत्र ले लें, कृषि में मैकेनाइजेशन जो है हमें पता है हमें करना है, लेकिन ये छोटे छोटे आइडियाज जो हैं ये हमारे स्टार्टअप्स इस पे काम करने लगे हैं। सिमिलर अगर आप ले लें कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी का आइडिया है, तो क्रॉप फसलों को जो हवामान जब बदलता है तो उसको रेजिलिएंट कैसे बनाएं, ऐसे आइडियाज हैं, ये स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं। जैसे आपका उत्पादन हो गया, उसको पूरे देश में कैसे सरलता से पहुंचाया जाए, ये काम स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो यानी तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम हम कह सकते हैं जो स्टार्टअप्स हैं हमारे वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको हमें दोनों को साथ में देखना है, हमें दोनों चाहिए, बड़ी कंपनियां चाहिए जो अच्छे आइडियाज हैं, जो आइडियाज का फायदा सबको होना चाहिए, उसको स्केल कर पाएं, लेकिन हमें स्टार्टअप्स भी चाहिए जो ऐसे आइडियाज जो कोई नहीं काम कर रहा है उस पर काम कर सके। जी डॉक्टर चिंतन, लेकिन ऐसे में जो यूनिकॉर्न श्रेणी है वो उस तरफ अगर देखा जाए तो उसके जरिए बड़ा लाभ मिल रहा है, और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो वहाँ भी लगातार हम नए पायदान पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ क्या किस तरह के लक्ष्य हैं अभी हमारे? जी तो इस साल जैसे आप जानते हैं जब हम G20 के अंतर्गत एक ही नया एंगेजमेंट ग्रुप बना भारत की अध्यक्षता में, वो था स्टार्टअप 20। मैं स्टार्टअप 20 को चेयर कर रहा था। तब हमने जो स्टडी किया उसमें हमें पता चला कि विश्व भर में कुछ G20 देश ही अगर आप ले ले तो 8,50,000 के करीब स्टार्टअप्स हैं। उसमें से 1600 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 100 आपने जैसे बताया 108 यूनिकॉर्न्स हमारे यहाँ हैं। यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो काफी इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में ला रहे हैं। यानी सीधे तौर पे डॉक्टर चिंतन मान लिया जाए कि जो निवेश हो रहा है इनके जरिए उससे विकास को कहीं ना कहीं गति मिल रही है। बिल्कुल, और विकास को गति मिल रही है, और दूसरा ये कि हमारा जो एक कल्चर है
इन्वेस्टमेंट का जी, वो धीरे धीरे बदल रहा है। जब कोई बाहर से आके आपके स्टार्टअप्स में आपके आइडियाज पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैं क्यों ना करूं। जी बिल्कुल। तो यही एक नई सोच जो है स्टार्टअप के जरिए बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कारोबार वही है लेकिन इसमें एक नई अप्रोच है, इनोवेटिव रूप जो है कारोबार का वो उसको अब माना जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चिंतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो जाना आपने किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया पहल जो है वो और सार्थक होती नजर आ रही है। आगे भी हम बात करेंगे कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों की, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आपको बता दें, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस क्षेत्र में प्रगति को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में माइक्रॉन डील की घोषणा की थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सितंबर 2023 में गुजरात में माइक्रॉन की चिप सुविधा का शिलान्यास भी किया गया और 6 दिसंबर को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण डील्स पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो किस तरीके से देखिए लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और यहाँ सेमीकंडक्टर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। अब आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत की से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार 5वीं बार देश की सबसे पावरफुल लेडी का खिताब मिला है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं भी शामिल हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में 22वें स्थान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और उनके अलावा HCL कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल और बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ का नाम शामिल किया गया है। रेलवे से जुड़े कारोबार करने वाली सरकारी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार इरकॉन में 8% तक के स्टेक बेचने की प्लानिंग कर रही है। अपनी हिस्सेदारी बेचकर सरकार 1100 करोड़ रुपए जुटाएगी। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इरकॉन में बिक्री का ऑफर गुरुवार को खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशक शुक्रवार को इसके लिए बोली लगा सकते हैं। सरकार 2 से 3 सालों में खरीदारी करने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिल देना अनिवार्य कर सकती है। मेरा बिल मेरा अधिकार को लेकर अभी जनता में खास उत्साह नहीं है। वर्तमान में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए B2B बिक्री और खरीद के लिए ई बिल जारी करना अनिवार्य है। सरकार B2C लेन देन के लिए ई बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वैमानिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशीकरण की दिशा में शोध एवं विकास पर इस साल 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। HAL के निदेशक डॉक्टर DK सुनील ने जानकारी दी। शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच अडानी समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण बुधवार को बढ़कर 14.54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। बाजार पूंजीकरण में तेजी अडानी समूह द्वारा ऊर्जा बदलाव की दिशा में वर्ष 2030 तक 75 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना के ऐलान के बाद आई। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2 लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए बैन करने के साथ ही उन्हें अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवांस के जरिए निवेशकों से इकट्ठा किए गए 82.5 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है। सेबी ने अपने ऑर्डर में दोनों को 2 साल के लिए किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजमेंट से जुड़े बड़े पद पर रहने से भी रोक दिया है। इतना ही नहीं, दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अमेरिकी सरकार के प्रमुख सेवानिवृत्त कोषों में से एक फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए प्रमुख सूचकांक में बदलाव का निर्णय लिए जाने से घरेलू इक्विटी में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नए MSCI ACWI IMIX USAX चाइना X हांगकांग इंडेक्स में भारत का भारांक 5.3% है, जो 7 महीने में सर्वाधिक है।
चीन को आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने बड़ा झटका दिया। एप्पल अपने न्यू जनरेशन आईफोन की बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। एक दैनिक समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अपने आईफोन 16 की बैटरीज भारत में बनवाना चाहता है। एप्पल अपने आईफोन 16 की बैटरी भारत में बनवाना चाहती है, जिससे चीन पर निर्भरता कम की जा सके। कंपनी ने अपने कंपोनेंट सप्लायर्स को आईफोन 16 के लिए बैटरी को भारतीय कारखानों से प्राप्त करने की प्राथमिकता के बारे में सूचित कर दिया है। तो आज के लिए इकोनॉमिक टुडे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।